बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 3 नेम्ड एज एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी जनरेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग न्यू एंट्रीज। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने बात की थी कि न्यू एंट्री है क्या, और हमने कहा था कि व्हेनेवर वी आर ऑफरिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू एन एस्टैब्लिश अ न्यू मार्केट या ऑफरिंग एन एस्टैब्लिश प्रोडक्ट टू एन newer market or creating a new organization is considered as a new entry। और इसके बाद एक जो तरीक़ेकार जिसके थ्रू हम अपने डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस और रिएक्शंस को जनरेट कर रहे होते हैं और फिर एक्सप्लॉइट करते हैं ओवर टाइम एक न्यू एंट्री को, वो क्या कहला रही है? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी। देन हमने एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजी के हवाले से एक डायग्राम को देखा था जिसमें 2 एस्पेक्ट थे +1 दैट वाज द थर्ड एस्पेक्ट, जिसमें जनरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज थी और फिर एक फीडबैक लूप भी जनरेट होती हुई नजर आती थी आपको। सो ये वाला पोर्शन जो है ये फर्स्ट आपको एस्पेक्ट कवर करता हुआ नजर आता था, और देन ये आपको सेकेंड एस्पेक्ट, और देन फीडबैक लूप जो है ये आपको थर्ड एस्पेक्ट को कवर करते हुए नजर आती थी। देन जनरेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी के हवाले से रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज को देखा था हमने। कंपैटिटिव एडवांटेज समथिंग दैट कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म बेटर देन देयर कंपैटिटर्स was considered as comparative advantage। और हमने कहा था कि वहाँ पे resources एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे कंपनी की फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में अपना एक रोल प्ले करते हैं। सो रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, दे मस्ट बी वैल्यूएबल, दे मस्ट बी रेयर एंड इनइमिटेबल। सो जनरेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी के हवाले से वो रिसोर्सेज जो कि वैल्यूएबल, रेयर और इनइमिटेबल हों, वहाँ पे हमने थोड़ा सा बात की थी नॉलेज के हवाले से। तो वो नॉलेज में यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज आ जाता है, जिसमें नॉलेज यूनिक एक्सपीरियंसेस हमने उसको लिया जो कि एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में कर चुका होता है। सो दे आर यूनिक टू हिम, और वो किसी और के लिए इमिटेबल नहीं होते, वो रेयर भी हैं और उसके लिए वैल्यूएबल भी हैं। इसके अलावा नॉलेज में हमने देखा था कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसमें मार्केट नॉलेज की बात थी और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की बात थी। मार्केट नॉलेज वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो नो हाउ और स्किल्स दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ मार्केट एंड इट्स कस्टमर्स, मार्केट नॉलेज कहलाती है। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड स्किल्स दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू वेज टू क्रिएट न्यू नॉलेज इज टर्म्ड एज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अभी हम इसको आगे इस यहाँ से लेकर चलते हैं और बात करते हैं जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, और उसमें असेस करते हैं अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि हम अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं या न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं। हमने 3 एस्पेक्ट्स को पिछले लेक्चर में कवर किया था, जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग में नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नई प्रोडक्ट नई मार्केट में लेकर जा रहे होते हैं। सो जो असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस है वो डिपेंड कर रही होती है, डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है? लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ ये पहला एस्पेक्ट है कि एक इंडिविजुअल के लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और दूसरा एस्पेक्ट विलिंगनेस टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी में अपना एक रोल प्ले करती हैं कि एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो है वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रखता है, और दूसरी ये चीज़ कि उसकी विलिंगनेस टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ इट वो क्या बनती हुई नजर आती। सो इन दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 असेस करते हैं। पहली चीज़ है जी इंफॉर्मेशन ऑन अ न्यू एंट्री। इंफॉर्मेशन हम किसको कहते हैं? बेसिकली हम अगर अपना आईटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमने एक लफ्ज़ को अंडरस्टैंड किया था, दैट वाज टर्म्ड एज डाटा। डाटा वाज कंसिडर्ड एज रॉ फॉर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे सामने नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाते हैं, पीपल यूजिंग अ स्पेसिफिक ब्रांड आ जाते हैं, जो मेरे लिए क्या है? ये तो डाटा है। हाँ, अब मैं उसी सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, अब मेरे लिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी? दे विल बी टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि रॉ फॉर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कंसिडर्ड एज डाटा, और जहाँ पे वो चीज़, वो डाटा जो इंडिविजुअल के लिए यूजफुल होता है, वैल्यूएबल होता है, वो उसके लिए क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती। सो इंफॉर्मेशन ऑन अ न्यू एंट्री हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रायर नॉलेज क्या है
एंड इंफॉर्मेशन सर्चिंग क्या है? प्रायर नॉलेज वो नॉलेज जो कि एक इंडिविजुअल पहले से होल्ड रख रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? प्रायर नॉलेज। और इंफॉर्मेशन सर्च जो फर्दर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन को फर्दर गैदर कर सकते हैं, वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन सर्च। यहाँ पर जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज है वो इंश्योर करता है एक एफिशिएंट सर्च प्रोसेस को, यानी एक चीज़ दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है। जस्ट एक एग्जांपल कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं। जैसे प्रायर नॉलेज की अगर हम बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर एक स्टार्ट करता है किसी भी एक पोजीशन से जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है, और फिर वो असेसमेंट्स ऑफ द टास्क को लेता है जो कि उसके सामने आपको नज़र आते हैं, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंट्री। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको हम एज अ नॉलेज यूज़ कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन की बेस पे नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय सर्चिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। और वो जो इंफॉर्मेशन है हमें किसी भी फिनोमेना के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से आप कहें कि नॉलेज को कंपाइल करने में सपोर्ट कर रही होती है। देन सर्च, इसके साथ दूसरा एस्पेक्ट आता है, वो सर्च प्रोसेस आ जाता है कि एक इंडिविजुअल सर्च प्रोसेस क्या यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कंपैटिटर्स का नॉलेज आ सकता है, हमारे पास मेंटोर्स हो सकते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर की जो नीड एनालिसिस है वो हो सकती है, या अगर इसको और मोर स्पेसिफिकली कहना चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस इसमें यूज़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है सर्च कॉस्ट। इसमें हमारे पास टाइम भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, और दूसरी चीज़ मनी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको यूटिलाइज होती हुई नज़र आती है। सो दिस जनरेट्स अ कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ अ न्यू एंट्री, जो कि डिपेंड करती है, कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू वी मीन बाय अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए ऐसे कह लें कि एक ख़ास टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद शायद उस काम की वो वैल्यू ना रहे। जैसे फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू गॉट 3 hours टू अटेम्प्ट एन एग्जामिनेशन, तो वो 3 hours आपके लिए क्या है? एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वंस दीज 3 hours आर क्लोज्ड, इसके बाद आपको जो कुछ याद आ जाए, जो कुछ आपके माइंड में ट्रांसफॉर्म होके आ जाए, वो पेपर के लिए वैल्यूएबल नहीं रहता। सो यहीं से हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एनवायरनमेंट इज फेवरेबल। अब एनवायरनमेंट का फेवरेबल होना क्या कहलाता है, इसको भी देख लेते हैं। फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सप्लॉयट अ पार्टिकुलर न्यू एंट्री। यहाँ पे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं हम नोकिया से। सो नोकिया वॉज प्रोड्यूसिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स जो कि दे वर वेरी मच इन द मार्केट, जिसमें नोकिया 3310, नोकिया 2700, नोकिया 1100 और ऐसी कुछ आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल नज़र आती थी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मूव्ड, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें टच फ़ोन की तरफ लेकर आई, और इसके साथ साथ फिर टच के साथ MP3, MP4, फिर वीडियो कैमराज एंड सो मैनी थिंग्स लाइक दैट। नोकिया didn't adopted to this window of opportunity, and other brands like Samsung, Apple, इन्होंने मार्केट को ग्रैब करना शुरू कर दिया। सो एट दैट मोमेंट जब आपके पास ये चांस था कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जब आपका एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सप्लॉइट दैट अपॉर्चुनिटी, वो क्या कहला रही है? दैट इज टर्म्ड एज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इसी को लेकर आगे चलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो हमारा नज़र आता है, कंफर्ट विद मेकिंग अ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक, अगर मैं लाइन लगाता हूँ, इसको मैं अनसर्टेनिटी बोल देता हूँ, इसको सर्टेनिटी बोल देता हूँ। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी रिलेट करती है इंफॉर्मेशन के साथ, दैट इज इंफॉर्मेशन। अब यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन मैक्सिमम है और यहां पे आपके पास मिनिमम है, ठीक है। The more from minimum information you increase that level of information, you are moving towards certainty। लेकिन हम ये कहते हैं कि बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में एक इंडिविजुअल के पास तमाम इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकती, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर हो सकता है। सो एक इंडिविजुअल इस दौरान जिस सिचुएशन में होता है उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज़ अ रिस्क। अब comfort with making a decision under uncertainty is related with the trade-off between more information and the likelihood that the window of opportunity will close provides a dilemma for entrepreneurs। ये dilemma क्या बनता है? पहले चलें, इससे बैक एंड पे जो पार्ट है उसको देख लेते हैं कि एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ किसको कहते हैं? जब हम लेन देन कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को दे रहे हैं, यानी एक नुकसान के बदले दूसरी बेनिफिट हो सकता है, वट एवर दैट कैन बी टर्म्ड एज अ ट्रेड ऑफ। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहीं पे पहुँचना है, अब मैंने टाइम पे पहुँचना है, और अगर मैं अब वहाँ पे टाइम पे पहुँचना चाहता हूँ तो मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, टैक्सी के ऊपर पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ट्रेड ऑफ क्या हुआ? इस वक्त टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने टाइम को बचाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगा दी। सो दैट वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट। सो ये लाइकलीहुड की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो किस हद तक ओपन रहती है, यहाँ पर आपको एक डायलेमा नज़र आता है जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर श्योर नहीं हो सकता। वो डायलेमा है एरर्स के बारे में। दो टाइप्स ऑफ एरर्स के ऊपर हम बात करते हैं। पहला टाइप ऑफ एरर है एरर ऑफ कमीशन, और दूसरा एरर कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़, एरर ऑफ कमीशन क्या है कि आपको क्या मिल रही है? नेगेटिव आउटकम फ्रॉम एक्टिंग ऑन द परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। आपने परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, जिसको आपने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कंसिडर किया था, आपने उसको पिक किया, लेकिन उसकी बेस के ऊपर आप वो क्रिएट नहीं कर पाए जो आप करना चाह रहे थे। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी ले लेते हैं। सो ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। यू हैव कमिटेड वन थिंग बट यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ बेनिफिशियल आउटकम। दूसरी तरफ क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। दैट इज नेगेटिव आउटकम फ्रॉम नॉट एक्टिंग ऑन द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस वी स्टिल डू हेयर फ्रॉम आवर एल्डर्स के जनाब वो हमारे बड़े थे ना, वो वहाँ पे ज़मीन परचेज करना चाहते थे। तो पता क्या लगा? अच्छा जी, वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे ज़मीन होती। आज तो वहाँ पे 5 मरले का प्लाट जो उनसे 2 करोड़ का है, उस वक्त कितने का मिल रहा था? 20,000 रुपये का प्लॉट मिल रहा था, 5 मरले का है, 20,000 का प्लॉट। सो वो क्या थी? जब एल्डर्स ने विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी को कमिट नहीं किया, सो दैट वाज एन एरर ऑफ ओमिशन कि नेगेटिव आउटकम आई फ्रॉम नॉट एक्टिंग ऑन द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। कि आपको नजर आता है कि यहाँ से रोड बनेगी और ये मेन रोड बनेगी, इस मेन रोड के ऊपर अगर हमारी ज़मीन हुई तो उसकी प्राइसेस आसमान को छूने लगेंगी कल। सो आज की नस्ल में तो शायद हम ना कमा पाएं, लेकिन कल की नस्ल इसमें वारे न्यारे कर सकती है। सो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, जो हमने नहीं किया, और अब हमें नज़र आता है कि अगर हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया होता तो हमारे पास ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते थे। सो इसी की बेस के ऊपर हमारे पास क्या आउटकम आती है? डिसीजंस टू एक्सप्लॉइट और नॉट टू एक्सप्लॉइट द न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये डिसीजन जो है, इससे पहले भी 1-2 बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए बाज़-औक़ात यहाँ पे ये जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको बेनिफिशियल बनाना बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, कि वो किस हद तक उसको कामयाब बनाता है। इसको अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएं तो उसकी मार्केटिंग है, क्रिएशन ऑफ अ डिमांड है। सो किसी इंडिविजुअल के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डिफर कर सकती है और दूसरे के लिए डिफर कर सकती है। वन हु हैज़ अ बेटर एबिलिटी कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को इनटू अ मीनिंगफुल आउटकम, उसके लिए उसकी वैल्यूबिलिटी भी ज़्यादा बनती हुई नजर आती है। चलें इसकी बेस के ऊपर एक डिसीजंस लेते हैं। द डिसीजन टू एक्सप्लॉइट और नॉट टू एक्सप्लॉइट द न्यू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको देखें डिफरेंट बेसिस नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ जो हमने बात की थी वो थी सर्च, कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है। दोनों
चीज़ें ये सर्च की, आउटकम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर रही है ऑफ अ न्यू एंट्री। दूसरा चीज़ थी प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है, जो कि अपनी फील्ड से रिलेटेड वो रखता है। सो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उसने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है विच इज स्टिल ओपन। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है प्रेफरेंस फॉर एरर। प्रेफरेंस ऑफ एरर किसके साथ रिलेट कर रही थी? दैट वाज रिलेटेड विद द कंफर्ट एक इंडिविजुअल की कि वो डिसीजन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, और किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहा होता है। जैसे एरर उसके पास दो हो सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। सो एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन को हम पहले से देख चुके हैं। ये कंफर्ट देता है किसी इंडिविजुअल को विद मेकिंग अ डिसीजन अंडर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन का लेवल ज़्यादा था तो हम अपनी डिसीजंस ले सकते थे, या फिर बाज़ लोग जो हैं वो लेसर इंफॉर्मेशन या इवन इन अनसर्टेनिटी उसमें भी अपने डिसीजंस लेने को तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या देती हैं? एक आउटकम दे रही हैं, गो और नो गो डिसीजन टू एक्सप्लॉइट द न्यू अपॉर्चुनिटी। सो ये हमारे पास एक प्रोसेस आया। सो अभी के लेक्चर में इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। हमने बात की कि हमारे पास जो मार्केट नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, और हमारे पास जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस है, उसकी बेस के ऊपर हम एक न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। असेसमेंट ऑफ दैट अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विलिंगनेस टू मेक अ डिसीजन। इंफॉर्मेशन के हवाले से हमारे पास प्रायर नॉलेज भी आ गया और इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेसेस भी आ गए। और देन हमने बात की कि न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेशन में कंफर्ट with making a decision under different circumstances like certainty और uncertainty वो क्या है। उसमें हमने दो पॉसिबल एरर्स को देखा, एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन को, और उसकी बेस के ऊपर हमने डिसीजंस को फाइनलाइज करने की बात की ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. Thank you very much once again. Have a nice time. Allah Hafiz.